डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रोबोट के प्रकार के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्रियल रोबोट हमारे औद्योगिक कारखानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। डोमेस्टिक रोबोट जो हैं वो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। मेडिकल रोबोट जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को हेल्प करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आर्मी रोबोट की हम बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आर्मी रोबोट जो होते हैं, सैन्य रोबोट जो होते हैं, सैन्य रोबोट की तैनाती उसे इस प्रकार हम उसको बनाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो युद्ध के दौरान हथियार भी चला सके, युद्ध के दौरान जो है दुश्मनों को फायरिंग कर सके, दुश्मनों को युद्ध के दौरान मार सके। यानी हम उसे वायलेंट बना देते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको इंस्ट्रक्शंस जो है मारने की रहती है। तो आर्मी रोबोट्स को इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि युद्ध के दौरान हमारे जो आर्मी है वो आर्मी बच जाती है, काफ़ी जो है सेफ़ हो जाती है हमारी आर्मी। इसलिए सैन्य रोबोट का इस्तेमाल हम युद्ध के दौरान करते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्मी रोबोट्स। और वी कैन से दैट द आर्मी रोबोट इज़ अ रोबोट विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द वार टू सेव आवर इंडियन आर्मी सोल्जर्स। नाउ मनोरंजन रोबोट यानी इंटरटेनमेंट रोबोट। तो इंटरटेनमेंट रोबोट वैसे रोबोट हैं जो आपके लिए गाना गा सकते हैं, पोएम सुना सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं। इस टाइप के रोबोट आपको पढ़ा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं। जिस टाइप की आपने प्रोग्रामिंग की, जिस टाइप की आपने उसके लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करके जो प्रोग्राम आपने इनपुट किया, उसी के हिसाब से जो है ये कार्य कर सकता है। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट रोबोट। अब नेक्स्ट जो है अंतरिक्ष रोबोट यानी स्काई रोबोट। अंतरिक्ष रोबोट यानी स्काई रोबोट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द रोबोट्स विच वर्क्स इन द कंट्रोल ऑफ द साइंटिस्ट इन स्पेस। या स्पेस पे अगर कोई स्टेशन बनाना हो, स्पेस पे अंतरिक्ष से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना हो, तो साइंटिस्ट के द्वारा कंट्रोल्ड फॉर्म में ये अंतरिक्ष रोबोट का इस्तेमाल हो सकता है। और ये इस टाइप के अंतरिक्ष रोबोट बन सकते हैं, कार्य में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है किलर रोबोट। यानी किलर रोबोट क्या है? ऐसे रोबोट जो इन टाइप्स के रोबोट की जो है हम एक तरीके से बोल सकते हैं, इस टाइप की जो हमारी रोबोट है वो रोबोट जो है वायलेंस करने के लिए होता है। और इस रोबोट की जो है मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगने की बात चल रही है कि किलर रोबोट ऐसे रोबोट होते हैं जो वायलेंट होते हैं, उनको बस इंस्ट्रक्शन जान से मार देने की होती है। इसलिए हम किलर रोबोट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बनाना। नेक्स्ट हमारा है कीट रोबोट यानी स्पाइडर रोबोट। स्पाइडर रोबोट क्या है? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये कार्बन जो हमारा होता है, कंपोजिट कार्बन फाइबर, उस कार्बन फाइबर से बने होते हैं। और इनको जो है इनकी मदद हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए करते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं, हल्के होने की वजह से इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं एज अ आई। अब इन सारे टाइप्स के रोबोट जो है अलग अलग प्रोग्रामिंग, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सो इंटरटेनमेंट रोबोट इज़ व्हाट? इट इज़ गोइंग टू टेल स्टोरी, इट इज़ गोइंग टू टेल म्यूजिक, इट इज़ गोइंग टू मेक यू लर्न, इट इज़ गोइंग टू teach you. That type of robot is called entertainment robot. Next is sky robot. Sky robot is what? Sky robot is a robot which is going to be used in a space station to establish space station in space, or to gather information from the space to the scientist, which is because the sky robot is going to be controlled with the help of scientist. Killer robot is a violent robot which only going to hit the target. Whatever the target is given to him, he is going to hit. So killer robot with the scientists are demanding to stop the manufacturing of the killer robot so that the human lives can be saved, because it can be critical for the human, because it has a program to hit the target only. Next is spider robot. Spider robot is a robot which is going to be used as an eye, or it is going to be used to gather the information where the human cannot reach. यानी मानव जहाँ नहीं पहुँच सकता है वहाँ ये पहुँच कर स्पाइडर रोबोट जो है कार्य को अंजाम दे सकता है।
अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रोबोट की भाषा यानी रोबोट लैंग्वेज। वी कैन से डैट रोबोट की एक अपनी भाषा होती है जिसमें वो रोबोट अपने कार्य को समझता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल भाषा बाइनरी नंबर की भाषा समझता है। या एक हम एग्जांपल लें कि अगर हमारा जो भाषा है वो भाषा हिंदी भाषा जो है वो हर जगह नहीं एक्सेप्ट होता है। वो उसको अगर आप फ्रांस में चले जाएं तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना होता है। लाइक डैट रोबोट को अपने आवश्यकता अनुसार कार्य करने के लिए उसे अनुदेश दिया जाता है। वी आर गोइंग टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू द रोबोट दैट अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ गोइंग टू वर्क। इन दिए गए अनुदेश के अनुसार ही रोबोट कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि रोबोट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द रोबोट। ठीक है। नाउ रोबोट को अनुदेश देने के लिए निश्चित भाषा की आवश्यकता होती है। वी कैन से दैट to give the instruction to the robot we need a specialized language, we need a certain language which robot can understand, because whatever the programming, whatever the language, whatever the speech therapy we are going to give the robot, he can understand only that. So हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा एक प्रोग्राम लिखा जाता है यानी कंप्यूटर के माध्यम से रोबोट की जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हम रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, आरपीएल कहते हैं। यानी वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट अ रोबोट विद द हेल्प ऑफ रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड आरपीएल इज कॉल्ड robot programming language, or the program which is going to written to make instruction to robot is called robot programming language। अब रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 महत्वपूर्ण भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो विशिष्ट मैनिपुलेटर भाषा यानी स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी तरह से नई भाषा विकसित करके बनाया गया है। यानी स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज न्यूली डेवलप्ड लैंग्वेज टू मेक प्रोग्राम फॉर द रोबोट्स। रोबोट के प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज एक नई विकसित की गई भाषा है जिसे हम कंप्यूटर का समान प्रोग्रामिंग मान सकते हैं, विच कैन बी एज्यूम्ड एज अ कॉमन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो रोबोट के विशिष्ट क्षेत्रों में अच्छी तरह से संबंधित होता है। यानी इट इज़ कनेक्टेड इन द स्पेशलाइज्ड रोबोट फंक्शंस। VAL यानी वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज वी कैन से। VAL भाषा के द्वारा इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया था। यानी वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज जो है हमारा वो वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होता था। वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम क्या कहते थे, VAL यानी वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज, तथा विशेष रूप से रोबोट के मैनिपुलेटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एंड इफ़ वी आर गोइंग टू कंट्रोल अ रोबोट वी आर गोइंग टू कंट्रोल द मैनिपुलेटर विच इज इंड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर रोबोट। हम रोबोट के मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। रोबोट का मोशन कहाँ से कंट्रोल हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ द मैनिपुलेटर, द हेल्प ऑफ द जॉइंट्स, और मैनिपुलेटर इज गोइंग टू बी अटैच विद द एक्चुएटर। सो VAL जो भाषा है वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम क्या करते थे, इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल करते थे, और इनफैक्ट हम क्या करते थे, इंडस्ट्रियल रोबोट के मैनिपुलेटर को कंट्रोल करते थे। जो तो पहला लैंग्वेज ये हो गया। द फर्स्ट लैंग्वेज इज स्पेशलाइज्ड मैनिपुलेशन लैंग्वेज which is a newly developed language in the robot which is going to control the industrial robot and especially the manipulator in the industrial robot.
So we can say the specialized manipulation language is specially designed and mainly designed to control the industrial robot or to control the manipulator of the industrial robot. तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मौजूदा कंप्यूटर भाषा के लिए रोबोट लाइब्रेरी। अब रोबोट लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है कि रोबोट लाइब्रेरी को हम ये कह सकते हैं कि रोबोट लाइब्रेरी जो है हमारा, वो इस तरीके से कार्य करता है जैसे कि हम लाइब्रेरी की अगर बात करें तो लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन, वट एवर द लाइब्रेरीज, चाहे वो किताब की लाइब्रेरी हो, चाहे वो टेक्निकल बुक्स की लाइब्रेरी हो, चाहे वो न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी हो, तो डिफरेंट कलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर्स आर केप्ट इन दैट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। उसी तरीके से रोबोट कॉन्फ़िगरेशन की जो हमारी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग जो हम एक संग्रह बनाते हैं, जो हमारे भाषाएं हैं, उन भाषाओं के संग्रह को हम क्या करते हैं, एक साथ ज्वाइन कर देते हैं और डेवलप कर देते हैं, और उनको हम जब चाहें तब क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा कंप्यूटर भाषा के लिए रोबोट लाइब्रेरी में, इस रोबोट प्रोग्रामिंग में भाषाओं को लोकप्रिय कंप्यूटर भाषा तथा रोबोट के विशिष्ट सबरूटीन्स को लाइब्रेरी के साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यानी रोबोट प्रोग्रामिंग भाषाओं को लोकप्रिय कंप्यूटर भाषा तथा रोबोट के विशिष्ट सबरूटीन्स को लाइब्रेरी के साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। इसमें उपयोगकर्ता पहले से परिभाषित किए सबरूटीन पैकेज को आवश्यकता अनुसार त्वरित रूप से उपयोग कर सकता है। यानी चूँकि हम क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी बनाते हैं, जो लैंग्वेज हम की लाइब्रेरी बनाते हैं, उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अनुसार हम क्या करते हैं, जो हमारा एक पैकेज है, जो हमारा एक सबरूटीन है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं कि उसको हम नीड के अनुसार जो है डायरेक्टली उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी द्वारा ये विकसित किया गया है, जो पास्कल भाषा पर आधारित है। यानी IARS एक ऐसा रोबोट लाइब्रेरी फॉर एन एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है, जो जेट प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, और वो पास्कल भाषा पर आधारित है। तीसरा हमारा जो लैंग्वेज है वो है रोबोट लाइब्रेरी फॉर ए न्यू जनरल पर्पस लैंग्वेज, यानी नई सामान्य प्रयोजन की भाषा के लिए रोबोट लाइब्रेरी। इस प्रकार के रोबोट प्रोग्रामिंग भाषाओं को विकसित करने के लिए सबसे पहले सामान्य उद्देश्य वाली भाषा में बदलकर पहले परिभाषित की गई विशिष्ट सबरूटीन्स की लाइब्रेरी को प्रेषित करते हैं। इस तरह के रोबोट प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण ABB रोबोटिक्स हैं। यानी ABB रोबोटिक्स के द्वारा ये भाषा बनाया गया है। दूसरा जो है वो रैपिड जो है IBM के द्वारा विकसित किया गया है। AML और GMF रोबोटिक्स द्वारा विकसित कैरेज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है कोई भी हमारी रोबोटिक्स की भाषा है, उस रोबोटिक्स की भाषा को हम क्या करते हैं, जो हमारी जनरल पर्पस, जो जनरल ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज है, उस जनरल ऑब्जेक्टिव की लैंग्वेज को क्या करते हैं, हम जो पहले से परिभाषित जो हमारी सब रूटीन्स की लाइब्रेरी हैं, उसी में हम इसको प्रेषित करते हैं ताकि इसका भी कलेक्शन उसमें ऐड ऑन हो जाए। और इस तरह के रोबोट प्रोग्रामिंग की भाषाओं का उदाहरण हमने जो बताया आपको, ABB जो रोबोटिक्स है, उसने रैपिड के नाम से ये भाषा प्रोड्यूस किया, और IBM के द्वारा विकसित AML और GMF रोबोटिक्स द्वारा विकसित कैरेज है। अब रोबोट सेल या वर्क सेल जो है, हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा रोबोट सेल या वर्क सेल। यानी रोबोट सेल या वर्क सेल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम एक सेल की बात करें कि अगर सेल बनाने की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है एक डिफाइंड वर्क के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। या हम ये कहें कि हमारा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स के द्वारा जो हमारा
उस यूनिवर्स के द्वारा जो हमारा एक तरीके से उसमें से जो हम बाउंड्री कर दिए, तो उस बाउंड्री के अनुसार क्या हो गया, हमारा एक सिस्टम बन गया। उसी तरीके से रोबोट को कार्य करने के लिए हम एक डिफाइंड एरिया, एक डिफाइंड सिस्टम बनाते हैं, जिसमें हम रोबोट को नियंत्रित कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रोबोट सेल या वर्क सेल कहते हैं। इस लाइन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि रोबोट सेल जो है वो एक कंट्रोल पैनल से जुड़ा हुआ है। उस कंट्रोल पैनल में आप देख रहे हैं कि जो है उससे डिफरेंट वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं, और वो रोबोट जो है वर्क पीस पे जाके कार्य कर रहा है। तो रोबोट सेल को अगर हम डिफाइन करें तो रोबोट सेल एक पूर्ण प्रणाली है जिसमें रोबोट नियंत्रण और अन्य बाहरी उपकरणों जैसे कि पार्ट पोजिशनिंग और सुरक्षित वातावरण शामिल है। यानी पार्ट पोजिशनिंग, जैसे रोबोट के जो पार्ट्स है या जो हमारे असेंबली करने हैं उनका हम पोजिशनिंग करते हैं, और उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण हम शामिल करते हैं। अब रोबोट सेल को क्या करते हैं, कभी कभी वर्क सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी रोबोट सेल इज known as work cell. What we are doing in the robot cell, that robot cell is a full system in which robot is controlled and the external equipments like part positioning is going to be controlled, and a safe environment is given to the robot so that it can work efficiently. Robot cell is commonly known as work cell. अब रोबोट और उससे जुड़े उपकरण एक बुनियादी रोबोट वर्क सेल का निर्माण करते हैं। रोबोट एंड द रिलेटेड इक्विपमेंट्स आर डिफाइंड बेसिक रोबोट वर्क सेल एंड वर्क स्टेशन। अब इसमें जो है हमारे एक आता है रोबोट केंद्रित वर्क सेल। वी कैन से दैट रोबोट इज प्लेस्ड इन अ सेंटर। एक मशीन 1 है और एक मशीन 2 है, और रोबोट हमारा सेंटर पे है। इनपुट जा रहा है, मशीन 1 और मशीन 2 पे वर्क हो रहा है। यानी विद द हेल्प ऑफ रोबोट द वर्क पार्ट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड ऑन मशीन पार्ट 1, मशीन 1 एंड देन मशीन 2, एंड देन वी गेट आउटपुट बफर। रोबोट क्या है, इन सेंटर। रोबोट इज नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर, it is in center, and it is going to handle the input from machine 1 to machine 2, and then we get a output. So we can say that robot centric work cell is a cell in which robot is situated at the center, and and another factors and equipment are surrounded by it. And the robot is going to be surrounded by the work machine and machine part and equipments. तो रोबोट केंद्रित वर्क सेल से हम क्या समझ रहे हैं कि रोबोट को हम एक सेंटर पे इंड्यूस कर देते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं, और उसके चारों तरफ जो है मशीन और इनपुट और आउटपुट बफर दे देते हैं। इस टाइप के जो रोबोट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोबोट केंद्रित वर्क सेल। यह जो डायग्राम हम देख रहे हैं वह डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि यह लेआउट रोबोट के उच्च उपयोग के लिए अनुमति देता है। यानी यह व्यवस्था उन प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है जहां एकल रोबोट या एक से अधिक उत्पादन मशीनों की सेवा कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रोबोट सेंट्रिक जो हमारा ये वर्क सेल है, रोबोट सेंट्रिक वर्क सेल, उसका लेआउट उच्च उपयोग के लिए अनुमति देता है, और यह व्यवस्था उन प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है जहाँ एकल या एक या अधिक उत्पादन मशीनों की सेवा कर रहा है। नेक्स्ट इज वर्क सेल कंट्रोल। यानी वर्क सेल कंट्रोल का मुख्य कार्य अनुक्रम नियंत्रण, ऑपरेटर इंटरफेस और सुरक्षा निगरानी क्या है। यानी वर्क सेल का जो कंट्रोल है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क सेल का जो हमारा कंट्रोल है, वो वर्क सेल का कंट्रोल जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के लिए किया जाता है। पहला,
अनुक्रम नियंत्रण यानी सीक्वेंस कंट्रोल। जैसे सीक्वेंस 1 से लेके 10 तक है कि वर्क पीस जो है, इनपुट जो है हमारा, पहले वर्क स्टेशन 1 पे आएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, या जिस तरीके से हमारा नीड है कि 1 के बाद 4 पे जाएगा, 4 के बाद 3 पे जाएगा, 3 के बाद 2 पे जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंसिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क नीड, वर्क विच इज़ गोइंग टू बी डन। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुक्रम नियंत्रण यानी सीक्वेंस कंट्रोल, फिर संचालक इंटरफेस यानी ऑपरेटर इंटरफेस यानी सुरक्षा निगरानी। थर्ड वन इज सेफ्टी मॉनिटरिंग यानी सुरक्षा निगरानी। तो ये 3 टाइप का जो हमारा कंट्रोलिंग है वो हम वर्क सेल के अंतर्गत ये कंट्रोलिंग करते हैं। यानी ऑपरेटर जो है उसको हम कंट्रोल करते हैं इन द इंटरफेस ऑफ ऑपरेटर इंटरफेस। और सेफ्टी मॉनिटरिंग में हम ये देखते हैं कि कोई भी जो मशीन पार्ट है या जो वहाँ ऑपरेटर है या रोबोट है, वो किसी को या वर्क पार्ट को या ह्यूमन पार्ट को हार्म ना पहुँचा रहा हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरलॉक। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरलॉक? तो हम डेफिनेशन इसका ये देखते हैं कि इंटरलॉक एक ऐसा साधन है जो कार्य चक्र अनुक्रम को रोकने का कार्य करता है जब तक कि कुछ निश्चित शर्तों को पूरा ना कर लिया जाए। यानी इंटरलॉक इज अ सिस्टम, वी कैन से कि जब तक जो डिफाइंड वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो आउटपुट नहीं देता है, तब तक वो आउटपुट नहीं बतलाता है, यानी वो डिफाइन नहीं करता है। एक इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है कि इस वर्क पे आपको ये वर्क पीस पे ये कार्य करने हैं, तो आप उसी को क्या करेंगे, ये मॉनिटर करेंगे, ये सेफ्टी निगरानी करेंगे कि वो जो हमारा दिया गया कार्य है वो सही तरीके से संपन्न हो पाया है कि नहीं। सो इंटरलॉक इज अ फैसिलिटी which can prevent the work cycle, which can prevent the work cycle until the certain conditions is not going to be fulfilled। यानी इंटरलेक एक ऐसा साधन है जो कार्य चक्र अनुक्रम को रोकने का कार्य करता है जब तक कि कुछ निश्चित शर्तों को पूरा ना कर लिया जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि गतिविधियाँ और समन्वय और सिंक्रोनाइजेशन के लिए इंटरलॉक आवश्यक है। यानी जो भी हमारे वर्किंग स्टेप्स हैं उन सभी वर्किंग स्टेप्स के कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारा इंटरलॉक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और वी कैन से दैट इंटरलॉक इज इम्पॉर्टेंट टू coordinate the motions, coordinate the working styles and to synchronize the working style। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इंटरलॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है यूज करने का। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू यूज द इंटरलॉक इन द रोबोटिक्स, और वी कैन से दैट इन वर्क सेल व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इंटरलॉक। तो पहला ये है कि इसका प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पिकअप स्थान यानी जहाँ से हमें रॉ मटेरियल को उठाना है, पिकअप स्थान पर एक कच्ची सामग्री था और इससे पहले कि रोबोट समझने की कोशिश करता है। यानी जो रोबोट है वो यह समझने की कोशिश करता है कि जहाँ से हम रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, वह फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू पिक द रॉ मटेरियल्स, वहाँ कोई कच्ची सामग्री थी और ये रोबोट क्या करता है, इसे समझने की कोशिश करता है। यानी इन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव robot is going to finalize that on the pickup place there is some raw material and this is going to be recognized by the robot। दूसरा जो है, कार्यखंड को मशीन पर लोड करने के प्रयास से पहले ये निर्धारित करने के लिए मशीनिंग चक्र पूरा हो गया है। यानी जब हम कार्यखंड को मशीन पर लोड करने के प्रयास करते हैं, we are going to try to load the workpiece on the machine, then we must ensure that the defined
machining process has been done on the workpiece, then only we are going to mount the another workpiece. So it is the second objective of interlock, that interlock ensures that the workpiece which is going to be mounted on the machine has completed its machining operation. अब हम बात करते हैं कार्यखंड के सफलतापूर्वक लोड किया गया है कि नहीं, इससे ऑटो मशीनिंग चक्र शुरू हो सके। यानी इंटरलॉक में ये भी फैसिलिटी होती है कि वी जस्ट गोइंग टू सी दैट द वर्कपीस हैज बीन completed, the workpiece has been mounted successfully or not, so that the auto machining cycle can be started. That is the third objective, to use the interlock in the work cell. तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वर्क सेल को हमारे को इंटरलॉक को वर्क सेल में यूज करने का, कि कार्यखंड के सफलतापूर्वक लोड किया गया है कि नहीं, इस जिसमें ऑटो मशीनिंग चक्र शुरू हो सके। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि इंटरलॉक के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरलॉक इज देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरलॉक वी आर गोइंग टू यूज इन रोबोटिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टाइप है, वो पहला टाइप है इंटरलॉक का इनपुट इंटरलॉक। यानी इनपुट इंटरलॉक ऐसा है, उसमें हम घटकों से नियंत्रक को भेजे गए संकेतों का उपयोग करते हैं। यानी इनपुट इंटरलॉक इज अ इंटरलॉक इन विच वी आर गोइंग टू सेंड some signals to the controller from the factors। उसमें हम क्या संदेश भेजते हैं, तो उसमें हम यह संदेश भेजते हैं कि जो हमारा भाग ठीक से कार्य लोड हो गया है या नहीं। यानी द पार्ट विच वी आर गोइंग टू माउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली माउंटेड और नॉट। हम देख सकते हैं कि ये साफ साफ हमने लिखा है कि इनपुट इंटरलॉक में घटकों से नियंत्रक को भेजे गए संकेतों का उपयोग करते हैं। यह कौन सा संदेश भेजता है, तो यह संदेश भेजता है कि भाग ठीक से कार्य लोड हो गया है या नहीं। यानी जिस पार्ट पे मशीनिंग करनी है उस मशीनिंग पार्ट को हमने मशीन पर सही ढंग से लोड कर दिया है अथवा नहीं। यह जो है वो इनपुट इंटरलॉक कहलाता है। दूसरा हमारा है आउटपुट इंटरलॉक। यानी आउटपुट इंटरलॉक में हम क्या कहते हैं, इसके द्वारा भेजे गए संकेतों का उपयोग वर्क सेल के अन्य उपकरणों या मशीन के लिए करता है। यानी आउटपुट इंटरलॉक इज an interlock which going to use the information sent by some another equipment which is going to be done for a machine। यानी इसके द्वारा भेजे गए संकेतों का उपयोग वर्क सेल के अन्य उपकरणों को या मशीनों के लिए किया जाता है। ऑटो चक्र शुरू करने के लिए मशीनिंग सेंटर को संकेत देने के लिए, यानी ऑटो चक्र शुरू करने के लिए मशीनिंग सेंटर को संकेत देने के लिए आउटपुट सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑटो चक्र शुरू करने के लिए मशीनिंग सेंटर को संकेत देने के लिए आउटपुट सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। यानी आउटपुट सिग्नल इज गोइंग टू बी यूज्ड, यानी आउटपुट सिग्नल इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ऑटो साइकिल, स्टार्टिंग द ऑटो साइकिल ऑफ मशीनिंग सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के जो हमारे वर्क हैं वो किस में आता है, आउटपुट इंटरलॉक में। यानी दो टाइप के हमारे इंटरलॉक हो गए, पहला इनपुट इंटरलॉक एंड दूसरा आउटपुट इंटरलॉक। यानी वर्क सेल पे ये दोनों इंटरलॉक जो है हमारे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे
कि रोबोट के सेंसर्स जो होते हैं उनका क्या कार्य है, वह कितने प्रकार के होते हैं, यानी रोबोट सेंसर का जो रोल है उस रोल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा रोबोट सेंसर क्या कार्य करता है और उसका मेजर रोल हमारे इस रोबोटिक्स में क्या है।